सभी को नमस्ते, जय श्री राम, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की जो सुबह है ये काफी शानदार है, क्योंकि पूरी रात हमने देखा। मैं तो बहुत कम सो पाया हूं, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लगातार न्यूज चैनल के माध्यम से जुड़े हुए होंगे और अपडेट लेते रहे होंगे। मतलब क्या जबरदस्त डिफेंस सिस्टम है हमारा, और हमें बार बार हार्दिक धन्यवाद देना चाहिए सीमा पर, सरहद पर डटे हुए हमारे उन फौजी भाइयों का, जो लगातार अपनी जान को जोखिम में डालते हुए सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। नागरिक होने के तौर पर हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, जैसे कि एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर कोई भी मॉक ड्रिल, ठीक है, हमारे क्षेत्र में हो रही है या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट वगैरह वो मूव कर रहा है, तो ऐसी जानकारी जो है वो हम लोग वीडियो के माध्यम से उसको शेयर ना करें, उसको बनाए रखें, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक, हम लोग तो हो सकता है कि लाइक और व्यूज के चक्कर में कोई वीडियो क्लिप बना लें और उसको जो है इंस्टाग्राम वगैरह पे अपलोड कर लेकिन हो सकता है कि देखिए उस जानकारी के कारण हमारे दुश्मन को बहुत बड़ा फायदा हो जाए, तो वो हमें ध्यान रखना है उस चीज का। चलिए, उसके माध्यम से मतलब हम एक्टिव मोड में ना सही तो पैसिव मोड में तो अपनी सीमाओं की सुरक्षा में, अपने देश की सुरक्षा में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकते हैं। एक्चुअली जो गाइडलाइन, जो एडवाइजरी जारी की गई है उनको फॉलो करके। वैसे हम नहीं जा सकते वहां पर बंदूक लेकर, ठीक है, या फिर टैंक लेकर, इस तरह से तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छे से। ठीक है, आज आप मुझे भी देख सकते हो, मैं भी ऐसा ही हो रहा हूँ, क्योंकि ठीक है लगातार रात में मैं तो अपडेट लेता रहा। ठीक है, जो भी ट्विटर हैंडल है जो इंडियन गवर्नमेंट के हैं, डिफेंस के हैं, उन ट्विटर हैंडल पे भी मैं लगातार देखता रहा कि क्या न्यूज़ेस है, क्योंकि न्यूज चैनल की न्यूज पर मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता। ठीक है, उस पर क्या होता है आपने देखा होगा कि चार पांच पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, वो सब। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और 2 से 3 चीजें मैं आपकी क्लास में डिस्कस करूंगा। टेलीग्राम पे मैंने अभी आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई किया है, जितने भी आपके डाउट थे मैं जस्ट आपकी क्लास से पहले उसका रिप्लाई करके ही आया हूँ। ठीक है, तो वहां पर जो 2-3 कमेंट्स पता चला कि जो कॉमन क्वेश्चन है आपके, वो मैं आपको बता देता हूं क्या है। सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, पहला देखो, सबसे पहले तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस होते थे, ठीक है, फ्रॉम द इनिशियल ऑफ दिस सब्जेक्ट, जब हमने इस सब्जेक्ट को प्रारंभ किया था, कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा हम कैसे पढ़े, आप क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे सर से लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, हम इससे पहले कभी ऐसा पढ़े ही नहीं। एक ही आपका डाउट था, तो फिर मैंने क्या बोला, बच्चे आप किसी भी लेक्चर को कोशिश करें कि लाइव लें। नंबर फर्स्ट, देखो मैं कुछ स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं कि आप क्या करें। आप पहले तो ये कोशिश करें कि आप लेक्चर को लाइव लें। यदि आप पहली बार इस विषय को पढ़ रहे हैं, पहली बार, ठीक है, ये किसके लिए है, मतलब पहली बार जो इस विषय को पढ़ रहे हैं उनके लिए तो मैंडेटरी है, उनके लिए तो आवश्यक है। जो फर्स्ट टाइम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, मतलब फर्स्ट टाइम पॉलिटी मुझसे पढ़ रहे हैं, मुझसे, किसी और से इस बात की मैं गारंटी नहीं ले सकता, मुझसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट टाइम यदि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो लेक्चर को आप कोशिश करें कि आप लाइव लें, ये आपके लिए मैंडेटरी है। और लाइव लेने के बाद, जैसे आज के लेक्चर को आपने लाइव ले लिया, लाइव लेने के बाद फिर आप एक बार कोशिश करें कि भाई उस लेक्चर का एक बार आप रिवीजन करें, रिवीजन करें। अब रिवीजन आप जो है भाई 1.25 की स्पीड से कर सकते हैं, ठीक है, रिवीजन 1.5 की स्पीड से कर सकते हैं, ये आप जरूर करें। ठीक है, चलो ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर रिवीजन करने के लिए हमें लाइव लेक्चर लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो फिर आप क्या करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर, ठीक है, हम लेक्चर से रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली जो आपने पढ़ाया है उसके फंडामेंटल हमको समझ में आ गए, तो आप क्या करें, फिर आप बच्चे जो पीडीएफ नोट्स हैं, आप पीडीएफ नोट से रिवाइज करें, फिर पीडीएफ नोट से रिवाइज करें, नोट से रिवाइज करें। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी थी शुरुआत में, और मैंने आपसे कहा था कि समय के साथ आपकी ये परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो जो पहली वाली परेशानी थी, पॉलिटी हमारी समझ में नहीं आ रही, सर आप बहुत डीप पढ़ा रहे हैं, बहुत डिटेल पढ़ा रहे हैं,
आप सर बहुत डीप पढ़ा रहे हैं, बहुत डिटेल पढ़ा रहे हैं, मैं पहले भी पॉलिटी पढ़ा हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो वहां पर मैंने क्या बोला था कि आप एक बार जब लेक्चर ले लेते हैं, जब आप एक बार लेक्चर ले लेते हैं तो लेक्चर लेने के बाद लगता है सर्दी हो गई। तो लेक्चर लेने के बाद एक बार आप उसका रिवीजन जरूर करें, और जहां पर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही वहां पर आप सॉरी यार जी। अच्छा पंडित जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो जहां पर जो भी चीज समझ में नहीं आ रही वहां पर आप एकांत में बैठकर अपने आप से बात करो कि कौन सी चीज है जो मेरे समझ में नहीं आ रही है, कौन सी चीज मुझे परेशान कर रही है। ठीक है, नंबर फर्स्ट, जब आप एकांत में बैठकर अपने आप से बात करोगे कि कौन सी चीज मेरे समझ में नहीं आ रही, क्या चीज मुझे परेशान कर रही है, तो फिर वो जो है ना, आप बहुत अच्छे से उसका क्लियर करते रहेंगे उसको। ठीक है, नंबर फर्स्ट, तो सबसे पहले क्या है, लेक्चर लो। लेक्चर लेने के बाद अगर आपको लगता है कि एक बार और लेक्चर लेने की आवश्यकता है, तो फिर आप इस लेक्चर को 1.25 या 1.5 स्पीड में ले सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे लेक्चर लेने की आवश्यकता नहीं है, तो आप क्या करें, पीडीएफ नोट से ही उसका रिवीजन करें। ये ध्यान रखना, सबसे पहली बात। दूसरा क्या है, दूसरा, आप एक पीवाईक्यू लें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लें, पीवाईक्यू। आप एक पीवाईक्यू खरीदें, ठीक है बच्चे, पीवाईक्यू बुक लें। अब आपका डाउट होगा कि सर पीवाईक्यू बुक हम कौन सी पब्लिकेशन के लिए, तो सबसे बेस्ट है आप घटना चक्र के लिए, पॉलिटी के लिए, घटना चक्र के लिए, आप पॉलिटी के लिए, राज्य व्यवस्था के लिए। ठीक है, आपको दो पीवाईक्यू लेनी है पॉलिटी के लिए। एक तो पीवाईक्यू लेनी है, आप बोलना कि सर पॉलिटी के लिए एक तो आप आईएएस पीसीएस वाली पीवाईक्यू दो, जो 100-125 की आएगी, आईएएस पीसीएस वाली। ठीक है, पीवाईक्यू। और दूसरी पीवाईक्यू आप ले लीजिए बच्चे, ठीक है, यूपीएसआई के लिए। यूपीएसआई वाली जो पीवाईक्यू है आपकी घटना चक्र की, उसमें आपको सारे विषय मिल जाएंगे। तो यूपीएसआई के पॉलिटी के क्वेश्चंस तो आपको करने ही है, साथ ही साथ आप आईएएस पीसीएस के पॉलिटी वाले क्वेश्चंस इनको भी देखिए। और जब आप इनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको फिर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा कि आपका स्तर क्या है, आप कहां पर थे और आप कहां पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा काम आपको ये करना है जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, तीसरा काम क्या है जो आपको रखना है, वह है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अपने ऊपर आप भरोसा रखो। ठीक है, आप ज्यादा राय मत मांगो कि सर मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं नोट्स कैसे बनाऊं, ये हो गया वो हो गया, मेरे घर पे ये परेशानी है, मेरे लेक्चर छूट गए, ये हो गए वो हो गए। नहीं, अपने ऊपर भरोसा रखो। अरे मेरा लेक्चर छूट गया, किसी दिन कोई परेशानी हो गई, मैं नहीं ले पाया, तो मैं इतनी क्षमता रखता हूं कि मैं चाहे रात में 2 बजे तक जगूं या 3 बजे तक जगूं, लेकिन आज का लेक्चर मैं आज ही कंप्लीट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब इस तरह का कॉन्फिडेंस होगा ना, तो फिर तुम्हें बेटा किसी से राय मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राय कमजोर लोग मांगते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना आप, मेरी ये सीख है। तो आत्मविश्वास बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सबसे ज्यादा आवश्यक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, आत्मविश्वास, अपने ऊपर आपको भरोसा रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूं, बस ये भरोसा कि हाँ मैं कर सकता हूं, मुझे ज्यादा राय नहीं मांगनी। और बस एक टारगेट होना चाहिए कि जो भी लेक्चर्स हैं मुझे वो साथ के साथ कंप्लीट करने हैं। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, नेक्स्ट, आगे, आत्मविश्वास। ठीक है, चौथा, तीसरा, ठीक है, चौथा पॉइंट। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, मैं स्पेशली पॉलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। पीवाईक्यूज आपने लगा लिए, आपने लेक्चर्स ले लिए, ये सारी बातें। अब आते हैं आपके डाउट्स, कि भाई डाउट रह जाते हैं, डाउट रह जाते हैं। तो डाउट के लिए हमारे पास एक तो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें बड़ा लिमिटेड है टेलीग्राम ग्रुप में, कि आप एक ही मैसेज एक दिन में कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपके सारे डाउट्स दूर करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, तो एक तो डाउट में हो गया आपका टेलीग्राम ग्रुप, कि आप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से अपने डाउट पूछ सकते हैं। दूसरा, ठीक है, मैं जो है ना एक लाइव सेशन भी, एक लाइव सेशन भी बच्चे रखूंगा। ठीक है, मेरा प्रयास है लाइव सेशन कहां पर, इंस्टाग्राम पर।
लाइव सेशन, ठीक है। तो लाइव सेशन के माध्यम से जो भी आपके सवाल होंगे, ठीक है, उन्हें मैं रियल टाइम में देख पाऊंगा आपके सवालों को, और उनको मैं समझा कर जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि टेलीग्राम में मैं लिखकर जवाब देता हूं। तो कई बार लिखकर जब हम जवाब देते हैं तो हमारा जवाब सामने वाला अच्छे से नहीं समझ पाता। तो लाइव सेशंस के माध्यम से इंस्टा पर, ठीक है, हम कहीं ना कहीं आपके डाउट्स का, ठीक है, जवाब देंगे। और मैं आपको निर्धारित करूंगा कि वो सप्ताह में एक बार मैं सेशंस लूंगा, लाइव सेशन लूंगा कहां पर। दूसरा, मैं इंस्टा पर एक सीरीज भी चलाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें पॉलिटी का हर एक आर्टिकल, एक एक आर्टिकल को मैं बहुत अच्छे से कवर करूं, हर एक आर्टिकल को, उसके बारे में मैं सब कुछ समझाऊं, ठीक है। फिर धीरे धीरे और भी विषय, ठीक है, उस पर लेकर आऊं मैं इंस्टा पर। तो ये मेरा एक वो है बच्चे, एक प्रयास है, मैं जल्दी इसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें हैं, बस इतना आपको करना है। इतना आपको करने के बाद आपको फिर, ठीक है ना, किसी भी तरह की और कोई भी आवश्यकता है ही नहीं। बस आइए स्टार्ट करते हैं फिर हम, ठीक है, अपने लेक्चर को। ये शुरुआत में बताना जरूरी था, ठीक है। आपके जो भी डाउट देखे उस डाउट का निष्कर्ष है, ठीक है। लगभग मैंने अभी आपके 100-150 सवालों का जवाब दिया है। 100-150 प्रश्न थे आपके टेलीग्राम पर, उनका बच्चे निष्कर्ष ये है। अब उम्मीद करता हूं आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। दूसरा, ठीक है, आप जो है खामखा की चीजों को मत पूछा करो, ठीक है। जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो ऐसे ऐसे प्रश्न पॉलिटी में आ रहे हैं, सर एमपी एमएलए कौन से रंग का कुर्ता पहनेंगे, सर उनको जो भत्ता मिलेगा, ठीक है, उनके टेलीफोन के लिए कितना भत्ता होगा। जो चीजें किताब में है आपको बियॉन्ड द नहीं जाना, ठीक है। अच्छा सर एमएलए की वाइफ जो है वो कौन से रंग की साड़ी पहनेंगे, अरे वो सब तुम्हें थोड़ी नहीं पता करना है यार, ठीक है। तो फालतू के क्वेश्चन से। लास्ट लेक्चर में अगर हम लोग बात करें, हम लोग आर्टिकल, ठीक है, 79 के बारे में डिस्कस कर चुके थे। 80 हो चुका था, 81 हो चुका था, 82 भी हो चुका था। आज हम 83 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 83 में है सदनों की अवधि, सदनों की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस, सदनों की अवधि। अच्छा आप में से ये बताइए, चलो ठीक है, मैं आपके हाथ तो नहीं खड़े करवाऊंगा क्योंकि फिर बहुत सारे कमेंट आएंगे। एक चीज आपने महसूस की होगी जब से आपने पॉलिटी स्टार्ट किया होगा, पहली चीज कि 1 घंटे का लेक्चर आपको पता ही नहीं चलता होगा कब चला गया। हाँ, बीच बीच में मुझे बोलना पड़ता है, मुझे समझाना पड़ता है आप लोगों को, और ये मुझे बोला है समझाने के लिए, मैं तभी समझाता हूँ। नहीं तो मैं इस तरह की चीजों में बहुत कम विश्वास रखता हूँ कि मैं आपसे ज्यादा बातचीत करूं, लेकिन मैं आपको ज्यादा जो है ना ज्ञान दूं। मैं ज्ञान फ्यान देने में कम विश्वास करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग इतने समझदार हैं। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप में इतनी नैतिक समझ होगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन फिर भी मुझे बोला जाता है तो मैं दे देता हूँ, ठीक है, समय समय पर गया। लेकिन दूसरा, एक तो आपको लेक्चर का ड्यूरेशन पता नहीं चलता होगा, इसलिए आप लोग बोलते हैं कि सर क्लास 1.5 घंटे की करो, क्योंकि ये लेक्चर ऐसा है कि ये मानविकी का विषय है, ये बोरियत विषय है, लेकिन फिर भी आप इसमें, ठीक, कब समय निकल जाता है आपको पता नहीं चलता। दूसरा, ठीक, जो भी जागरूक बच्चे होंगे जिन्हें एग्जाम निकालना है, जो अपनी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, वो पीवाईक्यू लगाते होंगे। उन्होंने मुझसे शुरुआत में ही पूछ लिया था कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहां से लगाएं, तो मैंने बता दिया था शुरुआत में ही, आपको याद हो तो वो पीवाईक्यू लगा रहे होंगे। और जितना भी हमने पढ़ा है राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में, और अब हम मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री भी कंप्लीट कर चुके हैं और संसद पढ़ रहे हैं, जब उन्होंने उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए होंगे तो उनको क्वेश्चंस एक एक मिल रहा होगा, चाहे इवन यूपीएससी का भी सही। जो मैंने आपसे शुरुआत में प्रॉमिस किया था कि मैं पीसीएस और आईएएस तक के क्वेश्चन लड़वा दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उस स्तर पे पहुंच गए, वो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसे आप टेलीग्राम ग्रुप में बताना, यहां पर मत बताना क्लास में, टेलीग्राम ग्रुप में बताना आज रात को कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। जो शुरुआत में प्रॉमिस किया था, आप उस प्रॉमिस को मैं पूरा कर पा रहा हूं या नहीं। और दूसरा, एक और मेरा कमिटमेंट था कि आप आर्टिकल याद भी नहीं करोगे, लेकिन फिर भी वो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन ना आप कॉपी उठाओगे, ना पेंसिल उठाओगे, ना आप रटने की कोशिश करोगे, लेकिन फिर भी आपको याद हो जाएंगे। कल मैं आई थिंक आर्टिकल 83, आर्टिकल 82 को मैंने 83 लिख दिया, और मैं 83, ठीक है, लिखकर आर्टिकल 82 समझाने लगा, तो आप ही लोगों ने मुझे बताया कि सर ये तो आर्टिकल 82 है। अब सोचो आपका स्तर ये हो चुका है, ठीक है। कहां से कहां पर आप जा चुके हैं, इस बात को आपको स्वयं मूल्यांकन करना है, और वो आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे। चलिए, तो आर्टिकल 83 में सर सदनों की अवधि है। अब जब आर्टिकल 83 में सदनों की अवधि है तो सदन दो है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, अच्छे अच्छे लोग इसमें गलत कर देते हैं। तो दो सदन है, ठीक है, एक तो है हमारा उच्च सदन, ठीक है, ध्यान रखना, और एक है हमारा निम्न सदन। ये द्विसदनीय व्यवस्था हमने कहां से ली है, आप कहेंगे सर ये हमने द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली है। संसदीय व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है, और इसमें संसदीय विशेषाधिकार भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। तो निम्न सदन और उच्च सदन, निम्न सदन हमारा
लोकसभा है और उच्च सदन जो है भैया वो हमारा राज्यसभा है। तो उच्च सदन का नाम क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है, ठीक है ना। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसलिए हम इसे राज्यों का सदन भी कहते हैं बाबू, क्योंकि राज्यों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए राज्यों का सदन भी है, ठीक है। लेकिन बेशक ये उच्च सदन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कैसा सदन है? द्वितीय सदन है, द्वितीय सदन है, ठीक है। सेकेंडरी चैम्बर। निम्न सदन आपका कौन सा है? लोकसभा है। लोकसभा बेशक निम्न सदन है, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जनता, जनता को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि जनता का सदन है। अच्छा, इसको लोकप्रिय सदन भी बोला जाता है, पॉपुलर हाउस भी बोला जाता है, लोकप्रिय सदन, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए जो उम्मीदवार होते हैं वे इसमें प्रत्यक्ष रूप से आते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष सदन भी है, लोकप्रिय सदन है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए उम्मीदवार यहाँ पर आते हैं। और ये बेशक निम्न सदन है, लेकिन ये कैसा सदन है? प्रथम सदन। ये तो हो गया इनके बारे में। अब इनकी दोनों सदनों की एक एक विशेषता और है। इसको हम कहते हैं कि ये अस्थायी सदन है, टेम्पोरेरी हाउस बच्चे, ये अस्थायी सदन है। अच्छा, क्यों बोला अस्थायी सदन बाबू? इसको इसको टेम्पोरेरी हाउस अस्थायी सदन इसलिए बोला कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर इसके चुनाव कराए जाते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष पर इसके चुनाव कराए जाते हैं, इसके चुनाव कराए जाते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? तो प्रत्येक 5 वर्ष पर इसके चुनाव कराए जाते हैं। ये एक अस्थायी सदन है। कैसा सदन है ये अस्थायी सदन है। प्रत्येक 5 वर्ष पर बच्चे इसके चुनाव होते हैं। तो अगर प्रत्येक 5 वर्ष पर इसके चुनाव होते हैं तो इसका अपना एक निश्चित कार्यकाल होगा, और इसका अपना निश्चित कार्यकाल कितने साल का होगा मेरे प्यारे बच्चे? तो 5 वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना। अब इसका अस्थायी सदन इसको क्यों बोला गया? देखिए, इसके पीछे क्या रीजन है कि इसको स्थायी सदन बोला गया? इसलिए कि सर प्रत्येक 5 वर्ष पे इसके चुनाव कराए जाते हैं। जी हाँ, देखिए, एक इसलिए बच्चे कि इसको इसके कार्यकाल के बीच में ही विघटित किया जा सकता है। यदि अपना विश्वास खो देता है तो कार्यकाल के मध्य में ही इसको विघटित किया जा सकता है। मैं इसे आगे समझाऊंगा। कार्यकाल के मध्य में ही इसे विघटित किया जा सकता है, इसे विघटित या भंग किया जा सकता है, किया जा सकता है। विघटित या भंग किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, अब चूंकि इसका कार्यकाल भी 5 साल का है बच्चे, तो इसके जो सदस्य होंगे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी जो होगा वह 5 वर्ष का ही होगा। देखिए, लोकसभा के जो सदस्य होंगे, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 ही वर्ष का होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है? अब आइए, पता है मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, मैं जिस कमरे में पढ़ा रहा हूँ इसमें एसी नहीं है। अभी सुबह सुबह आपने देखा होगा कि खूब इसमें, और जो दोपहर में क्लासेस होती हैं, जो शाम को क्लासेस होती हैं, उसमें स्वेटिंग, पसीना इतना आता है। मैं एसी लगवाने वाला था, ठीक है, 3-4 दिन पहले। इसमें मतलब एसी खराब हो गई है, तो मैं दूसरी, मैंने कहा एसी लगवाता हूँ। और जब से मैंने ये सुना है कि बाहर जैसे हालात हैं, फिर मैंने सोचा, मैंने कल थोड़ा सा विचार किया, मैंने कि यार हमारी सरहदों पर जो हमारे जवान है वो थोड़ी ना एसी में रहते होंगे, तो उससे इस बात का कोई संबंध नहीं है। मैं भी जानता हूँ वो कितनी कठोर तपस्या वहां पर कर रहे हैं। देखिए, एक्ट ऑफ वार में है, कभी भी उनके ऊपर हमला हो सकता है। मैं अभी एक फौजी साहब का इंटरव्यू देख रहा था, आइसक्रीम खा रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें बुलावा आया है, पता नहीं कि मैं अगली बार यहाँ पर आ पाऊंगा या नहीं। मतलब ये सुनते ही मेरी आंखों में एकदम आंसू आ गए। फिर मैंने प्रॉमिस किया, मैंने कि जब तक ये बाहर चल रहा है, लेकिन तब तक, लेकिन मैं बिना एसी के पढ़ाऊंगा कम से कम, लेकिन मैं उस चीज को अनुभव कर सकूं थोड़ा बहुत उसका 0.1% भी। मतलब इसका उससे कोई संबंध नहीं है, मैं भी जानता हूं इस बात को, कोई संबंध नहीं है। लेकिन उनका जो त्याग है, उनकी जो तपस्या है देश के प्रति, लेकिन मैं बस उसको इस तरह से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मेरी आंखें नम हो गई सच में यार, वो जो मैंने इंटरव्यू देखा, मेरे एकदम, ठीक है, रोंगटे खड़े हो गए, गूज बम्स हो गए।
मैंने कहा यार क्या गजब का साहस होता होगा इन लोगों में, और धन्य है इनकी माताएं, लेकिन जिनके पास देखिए स्वयं में इतना साहस है कि अपने बच्चों को मातृभूमि की सेवा के लिए सरहद पर भेज देती है। अब हम राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। राज्यसभा के बारे में बच्चे क्या बोला जाता है कि राज्यसभा स्थायी सदन है, एक परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब क्या है बच्चे? क्योंकि इसका कोई चुनाव नहीं होता, जैसे यहां पर लोकसभा का हो रहा है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर, तो ऐसा इसका कोई चुनाव नहीं हो रहा। तो फिर सर इसका चुनाव कैसे होता है बच्चे? इसका चुनाव ऐसा होता है, इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर अवकाश ग्रहण करते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर, 2 वर्ष के अंतराल पर अवकाश ग्रहण करते हैं। अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा स्थायी सदन, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, ठीक है बच्चे, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जरूर होता है 6 वर्ष का, 6 वर्ष का। अब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होगा बच्चे, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणी मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष मतदान, ठीक है ना, इससे होता है बच्चे अप्रत्यक्ष मतदान। आर्टिकल 83, आर्टिकल 83 सभी को समझ में आया? प्लीज एक बार बताएंगे, और जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार रिवीजन कर लेना, इसका आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिर से एक बार समझाता हूं बच्चे। लोकसभा निम्न सदन है, जनता का सदन है, लोकप्रिय सदन है, पहला सदन है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से आते हैं, इसलिए अस्थायी सदन है क्योंकि हर एक 5 वर्ष के अंतराल पर ये भंग होता है, विघटित होता है हर एक 5 वर्ष पर, क्योंकि इसके चुनाव होते हैं और नई लोकसभा का गठन होता है, ठीक है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है, इसके सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष का है, लेकिन ठीक है कई बार ऐसा भी होता है बच्चे कि इसको समय रहते, ठीक है, मतलब इसके कार्यकाल के बीच में ही इसको विघटित या भंग किया जा सकता है। तो कब इसको विघटित या भंग किया जा सकता है वो हम आगे समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, जब आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना ही समझना है। राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, वो राज्यों का सदन है, द्वितीय सदन है, वो राज्यों को रिप्रेजेंट करता है, स्थायी सदन है, ठीक है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और यहाँ पर जो सदस्य आए हैं बच्चे वो एकल संक्रमणी मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से चुने जाते हैं, एमएलए के द्वारा, जो राज्यों के विधानसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। चलिए अब आप बताएंगे मुन्ना, ये बात बिल्कुल आपको समझ में आई? एक बार थम्स अप करेंगे बेटा, क्लियर हुआ एक एक मेरे प्यारे छोटे बहन भाई को? चलिए बहुत अच्छे, है ना मुन्ना? चलो आर्टिकल 83 हमारी समझ में आ गया, आर्टिकल 83 को हम बहुत अच्छे से समझ पाए, बहुत बढ़िया से। अब हम आर्टिकल 84 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 84 में है माननीय सदस्यों की योग्यताएं, एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर्स, योग्यताएं, एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर्स। पता है कभी कभी इस योग्यताओं को एक और शब्द, ठीक है, जो शुद्ध हिंदी का शब्द है अहर्ताएं, ऐसा भी बोल दिया जाता है, अहर्ताएं, ठीक है, एलिजिबिलिटी। अब जब आप कभी भी इस तरह का शब्द आए अहर्ताएं, ठीक है, या फिर कोई ऐसा शब्द आपको एग्जाम में देखने को मिले जिसको आप नहीं जानते, तो एक बार उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूर देख लेना, इंग्लिश वाले सेगमेंट में जाकर,
तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, माननीय सदस्यों की योग्यताएं अर्हताएं। तो देखो ये ध्यान रखना, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं लगभग लगभग एक जैसी हैं, बस दोनों की योग्यताओं में एक अंतर है। ठीक है, लगभग लगभग समान है, बस एक फंडामेंटल अंतर है। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु आपको पूरी कर लेनी होगी। लोकसभा का सदस्य बनना है तो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए आपको न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी होगी। और राज्यसभा का सदस्य आपको बनना है तो राज्यसभा का सदस्य बनने जाने के लिए आपको न्यूनतम 30 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी होगी। तो लोकसभा के संदर्भ में न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के संदर्भ में न्यूनतम 30 वर्ष की आयु आपको पूरी कर लेनी होगी। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा बाकी की सभी योग्यताएं सेम है। ठीक है, पहले भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। अब देखो मुन्ना, मैंने बिल्कुल शुरुआत में आपको बताया है कि ये जरूरी नहीं कि जन्म से ही भारत का नागरिक हो। भारतीय संविधान इतना लिबरल है कि वो ये नहीं बोलता कि चाहे आप बेशक राष्ट्रपति भारत के बनना चाहें, या आप उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाहें, या फिर आप सांसद या फिर विधायक, ठीक है, किसी भी पद के लिए, तो वहां पर जो बोला गया है ना भारत का नागरिक हो, भारत के नागरिक के संदर्भ में हमारा संविधान इतना ज्यादा लिबरल है कि वो बोलता है कि ये आवश्यक नहीं कि आप जन्म से ही भारत के नागरिक हो। ठीक है, विश्व के कई सारे देशों में जहां पर लोकतंत्र है वहां पर ये बोला गया है कि आपको जन्म से ही वहां का नागरिक होना होगा। लेकिन भारत में ये बोला है कि आप चाहे कैसे भी भारत के नागरिक हो, चाहे आपने बेशक किसी दूसरे देश के आप कल तक थे, आज आपने भारत की नागरिकता ले ली, आज आप भारत के नागरिक बन गए, तो उसके बावजूद भी देखिए आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संसद का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं। तो भारत का नागरिक हो। आयु के संदर्भ में मैंने बता दिया बच्चे, लोकसभा के संदर्भ में 25 और राज्यसभा के संदर्भ में 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अब देखिए कुछ और योग्यता है, वह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद को धारण ना करता हो। आप में से कई लोग पूछते हैं सर लाभ का पद क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बेटा केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत वह कोई अधिकारी या कर्मचारी ना हो। मतलब केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी ना हो, राज्य सरकार का कोई कर्मचारी ना हो। जैसे कल तक अगर मैं बात करूं, सन 2000 ठीक है 17-18 में बच्चे मैं एक नौकरी में था सरकारी में। ठीक है, तो उस स्थिति में अगर मैं सांसद बनना चाहता, उस पद पर रहते हुए, उस नौकरी में रहते हुए, ठीक है, तो मैं सांसदी का चुनाव नहीं लड़ सकता था। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझना है। मैं सांसदी के लिए नॉमिनेशन ही नहीं कर सकता था, मैं विधायकी के लिए नॉमिनेशन ही नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि मैं उस समय ठीक है राज्य सरकार का एक कर्मचारी था। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि कोरोना काल में, उससे पहले ही मैंने उसे त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। पढ़ाने में मुझे बहुत आनंद आने लगा, मैंने बहुत पढ़ाया। ठीक है, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मुझे लगा कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है ठीक है जिसमें मुझे आनंद मिलता है। चाहे बेशक इसमें रुपया कम है लेकिन इसमें आनंद है। ठीक है, क्योंकि जिसमें मैं था, ठीक है, अब आप ये मत पूछना किसमें क्या गया, लेकिन मुझे पता है कि उसमें ये बहुत था। ठीक है, मेरे साथ के मेरे बैच के जो सेलेक्टेड होंगे ना, उन्होंने आज बहुत बड़ी बड़ी कोठियां, बंगला, बड़ी बड़ी कारें उनके पास, लेकिन उनके पास वो मेरे जैसा सुकून कहाँ है। लेकिन कई बार जब आप लोग परेशान करते हो तब मुझे लगता है कि यार मैं गलत मैंने चूज कर लिया। खासकर ऐसे बच्चे जो खुद से पढ़ना चाहते ही नहीं है, ठीक है, उनको ये लगता है कि अरे यार ठीक है सब कुछ मास्टर हमारे दिमाग में इंजेक्ट कर दे, हमें खुद से मेहनत ना करनी पड़े, कोई ट्रिक बता दे, ऊपर ऊपर से बता दे, पढ़ा दे, समझा दे। तो फिर मुझे लगता है कि अरे यार कहाँ, ठीक है, ये तो मैं गलत फंस गया। लेकिन ठीक है, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, और ऑफलाइन जब पढ़ाता था 100, 150, 200, 300 बच्चा सामने बैठा रहता था, और सामने बैठा रहता था जब मैं लेक्चर को डिलीवर करता था, जब मैं कोई भी चीज उसे समझाता था, ठीक है, तो वो इतना दिल से मेरे जुड़ गया, मुझे लगा कि इसी में आनंद है वास्तव में, सच में। जी ठीक है। हाँ, आवाज में बेटा ठीक है, आज का और है वो कल इसे ठीक कर लेंगे, आवाज को हम, है ना, कल इसे ठीक कर लेंगे। जी ठीक है मुन्ना। हाँ, लेकिन वो भी बात है कि, लेकिन फिर आप लोग जो प्यार करते हो, आप लोगों का जो प्यार है सच में, वो उस तरह आंखों पर बहुत प्यार करते हैं आप लोग, रियली, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार तो मैंने खुद देखा है कि दुआएं काम करती हैं, आप लोगों की दुआएं हैं, बड़े स्तर पर आप लोगों की दुआएं मेरे साथ। चलिए, तो भारत का नागरिक हो और वह लाभ का पद ना धारण करता हो, लाभ का पद ना धारण करता हो,
न धारण करता हो, न धारण करता हो। बच्चे एक पद होता है जिसको हम लोग कहते हैं समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर, ठीक है। तो 2017 में मैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और 2018 में रिव्यू ऑफिसर के पद पर मैं जो है ना बच्चे सेलेक्ट हुआ। तो समीक्षा अधिकारी होते हैं, ठीक है। उसमें फिर अब तक तो ठीक है 2017-18, तो उसमें अब तक तो ज्वाइनिंग भी मिल गई होती काफी, मतलब प्रमोशन भी हो गया होता, ठीक है ना, और वो था। चलिए आइए, तो वह लाभ का पद धारण ना करता हो, भारत का नागरिक हो और वह लाभ का पद धारण ना करता हो, वह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। अगर वह लाभ का पद धारण ना करता हो तो मतलब वह केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय, किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत, अंतर्गत, ठीक है ना, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ना हो, अधिकारी या कर्मचारी ना हो। अधिकारी या कर्मचारी ना हो। क्लियर है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत वह कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ना हो। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? तो ये योग्यताएं हो गई। इसके अलावा और भी कुछ योग्यताएं हैं, जैसे वह मानसिक रूप से विकृत ना हो। मतलब डॉक्टर्स, ये ध्यान रखना, जब आप एमएलए या एमपी के पद के लिए खड़े होते हैं, ठीक है, तो आपको एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है, किसी ऐसे डॉक्टर का, ठीक है, जो कि जिला अस्पताल में मानसिक रूप से, मतलब मानसिक रोगों के विशेषज्ञ हों, ठीक है, जो छोटी हो मानसिक रूप से, ठीक है, उसके विशेषज्ञ हो, तो उनका सर्टिफिकेट चाहिए कि आदमी बिल्कुल ठीक ठाक है, ये पागल नहीं है, ठीक है, ये बोर्डम नहीं है ये ध्यान रखना। तो एक सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो वह मानसिक विकृत ना हो, मतलब आप कह सकते हैं वह पागल ना हो, वह पागल ना हो, वह पागल और दिवालिया ना हो। अब दिवालिया का मतलब क्या होता है ये समझो, दिवालिया, ये समझो बच्चे, दिवालिया का मतलब क्या होता है। दिवालिया का मतलब होता है, जैसे कि सपोज डेट विवेक सिंह जी हैं, जी, ठीक है बेटा, जैसे विवेक सिंह है हमारी क्लास में, ठीक है, फिर दिवालिया के बारे में, मैंने विवेक जी से 10,000 रुपया उधार ले लिया, उधार ले लिया विवेक जी से 10,000 रुपया। अब विवेक जी ने कहा कि साहब मुझे चुकाओ, ठीक है, अब मैं चुका ही नहीं पा रहा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे पास इतनी संपत्ति है भी नहीं कि मैं उसे बेचकर विवेक के 10,000 रुपए चुका दूं, तो इसका मतलब है मैं दिवालिया हूं। मतलब जो भी मेरे ऊपर देनदारी है, जो भी मेरे ऊपर कर्जा है, अगर मेरे पास इतनी संपत्ति नहीं है कि मैं उसे बेचकर वापस करूं, तो ऑब्वियस सी बात है फिर मैं दिवालिया हूं। ये ध्यान रखना, दिवालिया का मतलब ये होता है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि मैं गरीब हूं, ठीक है, मेरे पास 1 रुपए की भी संपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर किसी का कर्जा नहीं है, कोई देनदारी नहीं है, तो इस केस में मैं दिवालिया नहीं हूँ, फिर उस केस में मैं दिवालिया नहीं हूंगा। तो पागल या दिवालिया ना हो। चुनाव संबंधी किसी अपराध के कारण चुने जाने के अधिकार से वंचित ना किया गया हो, चुनाव संबंधी किसी अपराध के कारण चुनाव संबंधी किसी अपराध के कारण चुने जाने के अधिकार से वंचित ना किया गया हो, वंचित ना किया गया हो, ठीक है भाई। अगला देखते हैं, अगला क्या है भाई। देखिए, चुनाव संबंधी किसी अपराध, मान के चलिए कि कोई भी चुनाव हुआ, पंचायतों के चुनाव हुए, एमएलए या एमपी के, और वहां पर मत पेटियां लूट ली गई, या फिर ईवीएम मशीन लूट ली गई, या फिर वहां पर कोई अराजकतापूर्ण स्थिति व्याप्त हो गई, चुनावों के दौरान मतदान बूथों पर दो गुटों में हिंसक झड़पें हो गई, और वहां पर आप भी जो है ना नामजद थे, आपके ऊपर भी मुकदमा चला, उसमें एक आप भी थे, और कल को आप
एमएलए या एमपी का चुनाव लड़ना चाहें तो आप नहीं लड़ सकते। ये ध्यान रखना, चुनाव संबंधी किसी भी अपराध के कारण आपको चुने जाने के अधिकार से वंचित ना किया गया हो। तो ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आनी है। ठीक, क्लियर है ये बात आगे समझ में। और इसके बाद नेक्स्ट अगला है कि आप किसी भी गंभीर अपराध में सजा याफ्ता ना हो। ठीक है, सजा याफ्ता मीन्स ऑन द प्रिजन, मतलब कोई भी ऐसा आपने गंभीर अपराध ना किया हो, मर्डर का, लूट का, डकैती का, जिससे कि आप ठीक है सजा भुगत रहे हो। तो किसी गंभीर अपराध में सजा याफ्ता ना हो, गंभीर अपराध में सजा याफ्ता ना हो। किसी गंभीर अपराध में सजा याफ्ता ना हो, सजा याफ्ता। ठीक है, तो ये है भैया, पागल या दिवालिया ना हो, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये माननीय सदस्यों की योग्यताएं हो गई, अहर्ताएं हो गई। अब मेरे साथ साथ बोलो क्या है योग्यताएं अहर्ताएं। भारत का नागरिक हो, नंबर फर्स्ट, सबसे पहली योग्यता अहर्ता क्या है, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, वह किसी लाभ के पद को धारण ना करता हो, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर ना हो। ठीक है, तीसरा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत वह कोई अधिकारी या कर्मचारी ना हो। वह पागल या दिवालिया ना हो। वह चुनाव संबंधी किसी भी अपराध के कारण चुने जाने के अधिकार से वंचित ना किया गया हो। ठीक है सर, और वह किसी भी गंभीर अपराध में सजा याफ्ता, मतलब ऑन द प्रिजन, वह जेल नहीं काट रहा हो किसी भी गंभीर तरह के अपराध में, मेरे प्यारे बच्चे। खुशबू कुमारी करी, ये सारी क्वालिटी हम में भी है, तो इसका मतलब है खुशबू आप 25 साल से ऊपर की हैं, एक बात तो कंफर्म है। और अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रही हैं तो इसका मतलब है आप 30 की हो चुकी हैं। तो बेटा आपने अपने जीवन के 30 वसंत देख ही लिए हैं, तो क्यों खामखा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हो। घर पर बसाओ बेटा अपना आराम से अच्छे से। जी, चलिए, ये मैं मजाक कर रहा था, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, सरकारी नौकरी की तैयारी में ठीक है आप बहुत ज्यादा समय मत बर्बाद कीजिए। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोल देता हूँ, आपको बेशक बुरा लगे, क्योंकि जीवन में आपको और भी बहुत कुछ करना है। ये नहीं कि 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, पूरी पंचवर्षीय योजना इसमें लगे ही हुए हैं। मैंने इंजीनियरिंग की थी, और इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा एकदम बिल्कुल क्लियर विजन था कि 2 साल दूंगा मैं मैक्सिमम। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर मैं ठीक है अपना वो इंजीनियरिंग वाली जो जॉब है या तो उसको कंटिन्यू करूंगा या कोई और दूसरे प्रोफेशन को मैं चूज करूंगा। ठीक है, ये आपको लेके चलना है, क्योंकि जब आप ऐसा टारगेट लेके चलोगे ना, तो फिर आपके अंदर ठीक है वो जुनून होगा। आपको पता है कि मेरे पास क्या टाइम स्टैम्प है जिसमें मुझे कंप्लीट करना है टास्क, एक प्रेशर होगा आपके ऊपर। और ठीक है, पंचवर्षीय योजना है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, इसमें नहीं तो उसमें हो जाएगा, तो फिर चलता ही रहता है वो। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये जो सब मैंने बताया है ना, आर्टिकल 84 में ये अर्हताएं हैं। अर्हताएं, लोकसभा के संदर्भ में 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के संदर्भ में 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, माफ करना, लोकसभा के संदर्भ में 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, आयु पूरी कर चुका हो। राज्यसभा के संदर्भ में वे 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यसभा के संदर्भ में है ना बच्चे, भारत का नागरिक हो और लाभ के पद को धारण न करता हो, ये है योग्यताएं। अब ये जो है ना सब, ये बच्चे ये निर्योग्यताएं उसमें ना हो, ये वाली जो है ये तो निर्योग्यताएं हैं, ये डिस्क्वालिफिकेशन से जो उसमें ना हो। और इसके बारे में जो चर्चा की गई है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल ठीक है 101 102 में है। निरोग्यता मतलब निर्योग्यता आर्टिकल 100 लेके 101 से लेके 104 तक में, तो ये उसी की है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आगे आते हैं और हम आर्टिकल 85 के बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 85 बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए इस पर आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है और समझना है आर्टिकल 85 को। आर्टिकल 85 पे है बेटा सेशन, सत्र, सत्रावसान, सत्र, सत्रावसान और विघटन, विघटन। ठीक है, सत्र, सत्रावसान और विघटन। सत्र मीन सेशन, ठीक है, सत्रावसान
मीन्स बच्चे आपका प्रोरोगेशन, और विक्टन मीन्स आपका डिसोल्यूशन। सत्र सत्रावसान एवं विक्टन क्या होता है ये हमें समझना है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ हम समझेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सर आप आज सच में नहीं सोए क्योंकि आपने लिखा दिया 30 ईयर। कहा मतलब ठीक तो है, राज्यसभा के संदर्भ में बच्चे में ठीक है 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा के संदर्भ में 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक तो लिखा है। चलो, हाँ अब ये जो है कि गवर्नमेंट ठीक है ना, जॉब के अलावा सर हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, आपको शायद बुरा लगेगा, शायद बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपको हकीकत बात बताता हूँ। गवर्नमेंट जॉब जो है बच्चे, हम इसकी तैयारी केवल इसलिए नहीं कर रहे कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने परिवार की स्थिति को हमें मजबूत करना है, ठीक है, अपने माँ बाप को हमें एक सहारा देना है, केवल यही नहीं है। ये तो हम प्राइवेट नौकरी में भी कर सकते हैं, मैं भी तो प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, बताओ बच्चे, भाई मेरी भी तो नौकरी प्राइवेट है, ठीक है। तो इस प्राइवेट नौकरी में मेरे भी उद्देश्य वही है कि मुझे अपने घर परिवार, अपने माता पिता, ठीक है, आर्थिक रूप से उनकी मदद करनी है, ठीक है, अपने जीवन में स्टेबल होना है, अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ करना है, उनको भी एक अच्छी लाइफ देनी है, और थोड़े बहुत जो अपने एक्सपेंसेस है वो पूरे करने हैं, ये तो है। गवर्नमेंट नौकरी का बेटा एक जो दूसरा मोटिव है हमारा तैयारी करने का, मैं वास्तविकता बताता हूँ, मैं झूठ नहीं बताता, मैं आपसे कहूं कि ये कर दो वो कर दो, मैं वैसा नहीं। एक दूसरा मोटिव जो है हमारा, वो बेटा दूसरा मोटिव एक हमारा ये भी है कि कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट नौकरी सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है कि जब तक गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल जाती, समाज में, रिश्तेदारी में, घर परिवार में हमारी प्रतिष्ठा ही नहीं बन पाती। गवर्नमेंट नौकरी लग जाने के बाद जो हमारी प्रतिष्ठा बनती है, हम दरोगा बन जाने के बाद जो बेटा आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा होगी, वो किसी कंपनी में अगर आप सीनियर मैनेजर के पद पे हैं फिर भी नहीं होगी। वो दरोगा की बड़ी सामाजिक हैसियत होती है, बड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। ठीक है, क्या लगाए बेटा उसके सामने किसी भी कंपनी का सीईओ, तुम्हारे सामने सुंदर पिसाई कुछ नहीं, ठीक है। अगर ठीक है इस तरह से 2 सितारे लगे हुए हैं, दो दो सितारे, ठीक है, 4 स्टार हो वर्दी पे, ठीक है, और एकदम कैप लगा के दरोगा जी वाला, और जब रॉब से आप बुलेट पे डट 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 चलते हो तो क्या बेचे तुम्हारे सामने सुंदर पिचाई, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एक सामाजिक प्रतिष्ठा। और दूसरा, अगर शादी नहीं हुई तो एक दहेज वाला कॉन्सेप्ट भी होता है, बेशक आपके मन में ना हो, ठीक है, लेकिन जो लड़की वाला होता है वो जबरदस्ती आपको देना चाहता है। एक दरोगा की आज की डेट में मेरा दोस्त है, ठीक है ना, इसी में जो पिछला वाला यूपीएसआई था उससे पिछले वाला जो था 2017 वाला, मैं उसमें लगा था, मतलब मेरा स्टूडेंट था, फिर दोस्त बन गया, हम उम्री थे बेसिकली। 40 लाख में उसकी शादी हुई है। अब मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मतलब मैंने कहा कि कौन कहता है भारत में गरीबी है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा लड़का तो लाओ, सरकारी नौकरी वाला दरोगा, फिर देखो, ठीक है, 40-40, 50-50 लाख के रिश्ते आने लगते हैं। आइए, सत्र सत्रावसान एवं विघटन, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसको बोलेंगे सेशन, ठीक है। सत्रावसान, प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन, सत्र सत्रावसान एवं विघटन, ठीक है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेशन, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। सत्र सत्रावसान एवं विघटन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जी, बहुत अच्छे। कांस्टेबल अमित यादव कह रहे हैं मेरी और मेरी पत्नी दोनों यूपी पुलिस में दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए, ओके, देखिए इसे देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि व्हाट इज सेशन, सत्र क्या होता है, ठीक है। मेरी बात अब बहुत, अब आगे 10-15 मिनट कुछ भी नहीं, पहले समझो सत्र क्या होता है। व्हाट इज सेशन,
सत्र क्या है, सेशन क्या होता है? तो बेटा सेशन होता है प्रथम बैठक, फर्स्ट सिटिंग, ध्यान रखना, फर्स्ट सिटिंग, इसको बोलेंगे हम प्रथम बैठक। प्रथम से बैठक। और अंतिम बैठक, अंतिम बैठक, अंतिम बैठक का मतलब है लास्ट सिटिंग, लास्ट सिटिंग। तो फर्स्ट सिटिंग और लास्ट सिटिंग के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, इसके बीच की जो अवधि होती है, फर्स्ट सिटिंग और लास्ट सिटिंग के बीच का जो ड्यूरेशन है, उनके बीच की जो अवधि है, डेट इज कॉल्ड अ सेशन, इसी को सत्र कहते हैं। तो पहली बैठक और अंतिम बैठक के बीच की अवधि क्या कहलाती है? सत्र कहलाती है, ध्यान रखना। अच्छा, सत्र को समन करना, समन करने का मतलब होता है बेटा बुलाना। हिंदी में इसके लिए शब्द यूज करते हैं आहूत, आहूत करना, सत्र को बुलाना। सत्र को बुलाने का अधिकार किसको होता है बेटा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति सत्र को समन करता है, ठीक है। वो बात अलग है कि आपको पता होगा कि राष्ट्रपति ऐसा मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है। तो इसमें लिखा हुआ आर्टिकल 85 में कि राष्ट्रपति जिस भी स्थान को नियत करे, उस स्थान पर वह संसद के किसी भी सदन का अथवा दोनों सदन का सत्र आहूत कर सकता है। राष्ट्रपति जिस भी स्थान को नियत करे, वहां पर वह संसद के दोनों सदन का या किसी भी सदन का सत्र आहूत कर सकता है। आहूत करने का मतलब है समन करना, कॉल करना, सत्र बुलाना, ठीक है, सत्र बुलाना। और सत्र होता क्या है सर? व्हाट इज सेशन? तो आप कहेंगे पहली बैठक और अंतिम बैठक के बीच की अवधि को हम सेशन कहते हैं। ये बात समझ पे आ गई? अच्छा, इसके बाद अंतिम बैठक हुई। पहली बैठक आज हुई, पहली बैठक आज हुई, तो मतलब आज पहली बैठक होने से पहले राष्ट्रपति ने वो बैठक समन की होगी, बुलाई होगी, तभी तो वो पहली बैठक हुई। आज पहली बैठक हुई, कल दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, फिर चौथी हुई, फिर पांचवी हुई। और उन बैठकों में अपने जो है ना वाद विवाद चल रहा है, विचार विमर्श हो रहा है, विधेयकों पर, ठीक है, विचार भी चल रहा है, कुछ प्रस्तावों पर भी चर्चा हो रही है। माननीय सदस्य आपस में एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है ना। एक तरफ पक्ष है, एक तरफ विपक्ष है, दोनों में हॉट टॉक भी हो रही है। पक्ष अपना मत रख रहा है, विपक्ष अपना मत रख रहा है। पीठासीन अधिकारी ऐसे बैठे हुए हैं, आपने कार्यवाही देखी होगी, पीठासीन अधिकारी ऐसे कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं माननीय सदस्य चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। उधर बोल रहे हैं माननीय सदस्य मैं आपको बोलने का मौका देता हूँ, ठीक है, बैठो बैठो। ये सारी चीजें हो रही हैं। ये चलेंगी अंतिम बैठक तक। अंतिम बैठक के बाद फिर राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि अच्छा हम सत्र की समाप्ति की घोषणा करते हैं। ये पर्टिकुलर जो सेशन है, देखिए, इस पर्टिकुलर सेशन की समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस पर्टिकुलर सेशन की समाप्ति की घोषणा, पर्टिकुलर सेशन की समाप्ति की घोषणा की जाती है। इस पर्टिकुलर सेशन की समाप्ति की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सत्र समाप्ति की घोषणा को ही हम सत्रावसान कहते हैं, प्रोरोगेशन कहते हैं। सत्रावसान, प्रोरोगेशन। तो व्हाट इज प्रोरोगेशन? क्या होता है प्रोरोगेशन? क्या ये बात हमारी समझ में आई? सत्रावसान क्या होता है, ये बात हमारे समझ में आई। सत्र की समाप्ति की घोषणा जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, देखिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? देखिए, इसी को हम लोग प्रोरोगेशन कहते हैं। बस यही बात मुझे आपको समझानी थी और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा। तो सत्र समाप्ति की घोषणा जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, दैट इज कॉल्ड द प्रोरोगेशन। हम इसी को एक्चुअली किस नाम से जानते हैं? हम इसी को सत्रावसान के नाम से जानते हैं, इसी को सत्रावसान कहते हैं। सत्र की समाप्ति की घोषणा, तो सत्र की समाप्ति कब होगी? अंतिम बैठक के बाद। कौन करेगा सत्र की समाप्ति की घोषणा? राष्ट्रपति करेगा, और इसी को क्या कहेंगे? सत्रावसान कहेंगे। अब देखो, जैसे ये कोई सेशन है, ये सत्र है एक, इसको हम नाम देंगे एक सत्र, सत्र एक, ये ध्यान रखना। तो सत्र एक का मतलब क्या है कि सर फर्स्ट सिटिंग, प्रथम बैठक, प्रथम बैठक फर्स्ट सिटिंग, और अंतिम बैठक लास्ट सिटिंग। प्रथम बैठक और अंतिम बैठक के बीच की अवधि फर्स्ट सिटिंग एंड लास्ट सिटिंग। प्रथम बैठक और अंतिम बैठक के बीच की अवधि, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड द सेशन। इसको हम सत्र कहेंगे।
बात समझ पा रही है? अंतिम बैठक हुई, अंतिम बैठक के बाद क्या हो गया? अंतिम बैठक के बाद आप कहेंगे भैया कि अंतिम बैठक के बाद सत्र समाप्त हो गया। हम बोलेंगे अंतिम बैठक हुई और वो पर्टिकुलर सेशन समाप्त हुआ। अंतिम बैठक हुई और वह पर्टिकुलर सेशन क्या हुआ मुन्ना? वह पर्टिकुलर बैठक सेशन समाप्त हुआ। अंतिम बैठक के बाद पर्टिकुलर सेशन समाप्त हुआ। ये जो सत्र समाप्ति की घोषणा है, इसी को हम सत्रावसान कहते हैं। ये ध्यान रखना, इसी को हम सत्रावसान कहते हैं। सत्र समाप्ति की घोषणा सत्रावसान। और ये जो प्रथम बैठक पे सत्र को बुलाया जाता है, सत्र का आह्वान होता है। आह्वान का मीन्स बेटा कॉलिंग द सेशन, सत्र को बुलाया जाना, सत्र का आह्वान होता है। लेकिन इसी को हम सत्र के आह्वान की घोषणा को हम क्या कहते हैं बच्चे? समन, आहूत करना, समन करना, आहूत करना। ठीक है, जो सत्र बुलाया गया प्रथम बैठक से पहले जो सत्र को बुलाया गया उसकी घोषणा को हम समन कहेंगे, आहूत कहेंगे। ठीक है, और अंतिम बैठक के बाद जो सत्र समाप्त हुआ, सत्र समाप्ति की घोषणा को हम सत्रावसान कहेंगे। ये दोनों ही चीजें कौन करता है? समन और सत्रावसान। ये दोनों ही अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब अगला सेशन सत्र 2 प्रारंभ हुआ। सत्र 2 प्रारंभ हुआ, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। जब सत्र 2 प्रारंभ हुआ तो सेम वही चीजें होगी। ठीक है, सत्र का आह्वान किसके द्वारा किया जाएगा? उसका समन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा। तो सबसे पहले जो अगला वाला सेशन है, जो सत्र 2 है, जो सेशन नंबर 2 है, ठीक है, उसका हम समन करते हैं। सबसे पहले हम सत्र 2 को बुलाते हैं। तो ये सत्र 2 है, सत्र 2 को बुलाया गया और जब बुलाया गया तो क्या हुई उसकी? बुलाया गया तो भैया जी उसकी पहली बैठक हुई, उसकी फर्स्ट सिटिंग, पहली बैठक। आप सभी लोग जानते हैं कि फर्स्ट सिटिंग को, ठीक है, सेम वही चीज है, फर्स्ट सिटिंग को समन कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट करेगा। तो ये हो गया इससे पिछला वाला सत्र, सत्र 1, और ये हो गया सत्र 2। अब संविधान में क्या बोला है कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होगा, ये बोला गया है। मतलब अंतिम बैठक और प्रथम बैठक के बीच में, ठीक है ना, मैक्सिमम 6 महीने का गैप होगा। क्या बोला गया है संविधान में? क्या प्रावधान है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? इन्हीं 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होगा। मैं लिख देता हूं, इस संविधान में लिखा है कि नहीं 2 सत्रों के बीच, इन्हीं 2 सेशंस के मध्य 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होगा। इन्हीं 2 सेशंस के बीच बच्चे 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होगा, 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होगा। गैप नहीं होगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये बात बोली गई है कि किन्हीं 2 सेशंस के बीच में, जो 2 सेशंस से बचे, इन 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होगा। मतलब ठीक है, जो पिछला वाला सत्र था, पिछले वाले सत्र की अंतिम बैठक, जो सर पिछला वाला सेशन था, पिछले वाले सेशन की अंतिम बैठक और अगली वाली सेशन की प्रथम बैठक के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होगा। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि सर 1 साल में मिनिमम 2 सेशन हो सकते हैं। ये ध्यान रखना, 1 साल में मिनिमम 2 सेशन होंगे ही होंगे, ये संवैधानिक व्यवस्था है। तो 1 साल में न्यूनतम 2 सेशन होंगे, ये संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन मैक्सिमम कितने सेशन होंगे, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। तो हाँ साहब, इस बात का जिक्र तो जरूर है कि 1 साल में मिनिमम 2 सेशन होंगे। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं सेशन, इसका कोई जिक्र नहीं है। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए, जैसे 3 सेशन होते हैं बच्चे, ठीक है, 1 साल में, एक को बोलते हैं आप बजट सेशन, ठीक है, एक को बोलते हैं बजट सत्र, एक को बोलते हैं मानसून सत्र और एक को बोलते हैं आप शीतकालीन सत्र। ये 3 होते हैं आमतौर पर इन जनरल, है ना। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में, संसदीय प्रक्रिया में ये 3 सेशन समय के साथ डेवलप हुए हैं, ठीक है। लेकिन कहीं संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि यही 3 सेशन होंगे और उनके नाम ये होंगे, ना बाबू ना, कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि वो बजट सेशन होगा, मानसून सेशन होगा, वो विंटर सेशन होगा, कहीं पर भी नहीं लिखा गया। ये भारतीय संसदीय प्रक्रिया में धीरे धीरे इवॉल्व हो गए, जो कि हमने ब्रिटेन से ली है। ब्रिटेन में थे तो इसलिए ब्रिटेन से हमारे यहाँ पर भी ये इवॉल्व हुए। ये बात आपको समझ में आ रही है, क्लियर है? क्योंकि ब्रिटेन में सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ती हैं, तो वहां पे सर्दियां बर्फ पड़ने से पहले ही, ठीक है ना, विंटर सेशन हो जाता है। अब हमारे यहाँ पे सर्दियां इतनी थोड़ी नहीं पड़ती कि बर्फ पड़ रही है,
ठीक है, पूरी प्रक्रिया, रोड वगैरह बाधित हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमने वो प्रोसेस लिया है वहां से, क्योंकि हमने ब्रिटेन को कॉपी किया है, इसलिए हमने ये प्रोसेस लिया है। तो वो जाए भाड़ में, हमें वो नहीं समझना। हमें बस केवल यहाँ पर फोकस करना है भाई कि किन्हीं दो सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। इसका मतलब है कि एक साल में मिनिमम 2 सेशन होंगे, मैक्सिमम कितना हो सकते हैं संविधान में कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, अंतिम बैठक पिछले सत्र की और अगले सत्र की प्रथम बैठक, ठीक है, इनके बीच में जो गैप होता है वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इस गैप को क्या कहा जाता है? इस गैप को बोला जाता है दीर्घ अवकाश। इसको क्या बोला जाता है? दीर्घ अवकाश। इस गैप को क्या बोला जाता है? दीर्घ अवकाश, ठीक है। अब ऐसे प्रथम बैठक, फिर अंतिम बैठक, अंतिम बैठक। अच्छा, पहली बैठक और अंतिम बैठक मैक्सिमम कितने दिनों तक चल सकती है? संविधान में ये भी कोई जिक्र नहीं है कि एक सेशन मैक्सिमम या मिनिमम कितने दिनों तक चल सकता है, कोई संविधान में जिक्र नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि कोई भी सेशन आज स्टार्ट हुआ हो, आज ही खत्म हो जाए, हो सकता है आज स्टार्ट हुआ हो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, 6 महीने तक चले। लेकिन हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि साल में आपको 2 सेशन लेने ही लेने हैं। तो आप किसी एक सेशन को पूरी साल नहीं चला सकते, पूरी साल नहीं चला सकते। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक साल में आपको मिनिमम 2 सेशन लेने हैं। संविधान में बोला है कि किन्हीं 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होगा। तो 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होगा, तो आपको इसी तरह से व्यवस्था बनानी है कि भाई प्रथम बैठक स्टार्ट हो, फिर अंतिम बैठक हो। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि भाई, इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रथम और अंतिम बैठक के बीच में, ठीक है, पिछले सत्र की अंतिम और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। देखिए, इनके बीच की अवधि भी निर्धारित नहीं है, लेकिन ये चीज आपको मेंशन करनी है कि बस 6 महीने से अधिक का गैप नहीं हो जाए। तो इसी हिसाब से आपको प्रथम और अंतिम बैठक के बीच की अवधि को रखना होगा। क्लियर है? अच्छा, जो इनके बीच का गैप होता है, पिछले सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच के गैप को हम क्या कहेंगे? दीर्घ अवकाश। इसको हम दीर्घ अवकाश कहते हैं, दीर्घ अवकाश कहते हैं। सत्रावसान क्या हुआ? क्लियर है? अब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन, विघटन, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन, विघटन। विघटन बेटा केवल लोकसभा का होता है, लोकसभा का होता है। विघटन कभी भी राज्यसभा का नहीं हो सकता, कभी भी राज्यसभा का नहीं हो सकता। अगेन आई रिपीटेड, अगेन आई रिपीटेड, विघटन केवल लोकसभा का होता है, विघटन कभी भी राज्यसभा का नहीं हो सकता, केवल लोकसभा का होता है। क्योंकि लोकसभा एक टेम्पोरेरी, हिंदी में लिख देता हूं कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसलिए उसका विघटन हो सकता है तब जब बच्चे सदन में, लोकसभा में अविश्वास पारित हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में ना हो। तो सदन में वर्तमान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और कोई भी दल बेटा, ठीक है, सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, या फिर 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल गठबंधन बनाकर सरकार नहीं बना पा रहे हैं, स्थिति में ना हो, तब राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दिया जाता है? विघटन। तो विघटन किसके द्वारा किया जाता है लोकसभा का? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति ऐसा प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही करेंगे, और वे बाध्य हैं प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए। वे ऐसा प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही करेंगे, परामर्श पर ही करेंगे, और वह प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाउंडेड होते हैं, बाध्य होते हैं। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा कैसा सदन होता है? एक स्थायी सदन होता है राज्यसभा, एक स्थायी सदन होता है राज्यसभा। क्लियर हुआ? एक बार थम्स अप करेंगे आप। ज्ञानेंद्र को समझ नहीं आ रहा, ज्ञानेंद्र इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि क्लास के दौरान इधर उधर होगा कंसंट्रेशन। ऑनलाइन क्लास में बड़ी दिक्कत है। ऑफलाइन में क्या है कि बच्चा सामने बैठा है, अगर उसने बोल दिया समझ में नहीं आ रहा तो खड़ा कर दो, क्या समझ में नहीं आया, क्यों नहीं ध्यान था तुम्हारा क्लास में। अब ऑनलाइन में क्या है कि क्लास देखते देखते बीच में इंस्टाग्राम भी खोल लिया, ठीक है ना, इधर उधर देख भी लिया, झांक भी लिया, अब वो कॉन्सेप्ट निकल गया दिमाग से, अब मैसेज कर रहा है कि साहब समझ में नहीं आ रहा मेरे, बड़ी दिक्कत है। समझाता हूँ फिर से। देखो, सत्र क्या होता है? सबसे पहले हमें सत्र समझना है। व्हाट इज सेशन? तो पहली बैठक और अंतिम बैठक के बीच की अवधि को हम क्या कहेंगे? ठीक है, सेशन कहेंगे।
ठीक है। अब जब पहली बैठक से पहले सत्र को बुलाया जाएगा तो उसे कहेंगे सत्र को समन करना, और सत्र के समन करने की घोषणा राष्ट्रपति करेगा। अंतिम बैठक के बाद जब सत्र समाप्त होगा तो इसको हम कहेंगे प्रोरोगेशन, सत्रावसान, इसकी भी घोषणा राष्ट्रपति करेगा। अब ये पिछला सत्र है जिसकी अंतिम बैठक थी, और अगला सत्र है इसकी प्रथम बैठक थी। इन दोनों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है 1 साल में मिनिमम 2 सेशन होने चाहिए। मैक्सिमम कितनी भी सेशन हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 सेशन होने चाहिए। लेकिन ये जो गैप है पिछले वाली सत्र की अंतिम बैठक और अगली वाली सत्र की प्रथम बैठक के बीच का जो गैप है, इसको हम दीर्घ अवकाश कहते हैं। इस गैप को क्या कहते हैं सर? इस गैप को हम दीर्घ अवकाश कहते हैं। इस गैप को दीर्घ अवकाश बोला जाता है। ये बात आई समझ में? बोलो क्लियर हुआ? अच्छा, अब अगला सेशन है। देखिए, अब अगले सेशन में ऐसी अंतिम बैठक होगी। अंतिम बैठक के बाद सत्र समाप्ति की घोषणा, उसको हम क्या कहेंगे? सत्रावसान, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। विघटन केवल लोकसभा का होता है बच्चे। ठीक है, किसके द्वारा होता है बच्चे? विघटन लोकसभा का, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर विघटन करता है। राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और शब्द आता है एडजॉर्नमेंट, स्थगन। ये क्या होता है ये हमें समझना। आप किसी अच्छी से अच्छी किताब देखना, एडजॉर्नमेंट। ठीक है, उसमें भी बच्चे पता है क्या होगा कि ये सारे टर्म जो है ये ढंग से नहीं समझे गए होंगे, बड़ी दिक्कत होती होगी इनको समझने में। तो स्थगन क्या होता है? स्थगन का मतलब ये होता है बच्चे, सदन की कार्रवाई को कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए या कुछ सप्ताह के लिए रोक देना, इसको हम स्थगन कहते हैं। स्थगन का मतलब क्या है सर? स्थगन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, सदन की कार्यवाही को, सदन की कार्यवाही को कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए रोकना, रोकना, रोकना। चलिए, ये कई बार पता है कई किताबों में गलत लिखा है कि स्थगन की घोषणा कौन करता है? जो उस सदन का पीठासीन अधिकारी होता है, जो भी उस समय बच्चे इन द चेयर होगा, जो भी पीठासीन अधिकारी होगा इन द चेयर। अब आप कहेंगे सर पीठासीन अधिकारी कौन होता है? मैं आपको दिखाता हूं कि पीठासीन अधिकारी कौन होता है। ये देखो बच्चे, ये आप, मैं कोई देखो, मैं ये वाला इमेज खोलता हूं, इस वाली इमेज को खोलता हूं। देखो ये वाला इमेज आप देखो, इस वाली इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, जैसे ये तो क्या है, माननीय सदन के सदस्य हैं। ये टोटल 543 सदस्य होंगे, ठीक है, बैठे हुए होंगे। यहाँ पर ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ये पीठासीन अधिकारी है। लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा में सभापति होते हैं, सभापति उपस्थित नहीं है तो उपसभापति होते हैं। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा में और राज्यसभा में सभापति उपसभापति उपस्थित नहीं है तो फिर इन लोगों की एक कमेटी होती है वरिष्ठता के आधार पर, ठीक है। तो फिर वो सदस्य पीठासीन होते हैं। पीठासीन का मतलब है इन द चेयर, जो यहाँ बैठा हुआ है, जो लोकसभा या राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कर रहा है, उसको आप पीठासीन अधिकारी बोलेंगे। तो रोक देना, पीठासीन अधिकारी, ठीक है, ऐसा बोलता है, ठीक है, सदन की कार्यवाही को कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए रोकना, इसकी घोषणा पीठासीन अधिकारी के द्वारा की जाती है। अच्छा, कब रोका जाएगा? ठीक है, कब? अब कब सदन की कार्यवाही को स्थगित करेंगे? नंबर फर्स्ट तब जब बेटा कोई राष्ट्र महत्व का प्रश्न बीच में खड़ा हो गया हो। जैसे मान के चलिए कि अभी सदन चल रहा होता, अभी सदन चल रहा होता और पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया, तो अभी जब सदन चल रहा है तो उसमें किसी विधेयक पर चर्चा चल रही है, किसी प्रस्ताव पर चल रही है। अब जैसे ही पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया तो वो जो चर्चा चल रही थी वो रुक जाएगी, ठीक है ना, रुक जाएगी, नए विषय पर चर्चा होगी। या फिर हो सकता है कि सदन स्थगित हो जाए क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है वो अपनी बैठक बुलाएगा, उस पर चर्चा करेगा कि हमें इस आक्रमण का जवाब किस तरह से देना है, कैसे देना है। तो यही बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि जब कोई राष्ट्र महत्व का प्रश्न आ गया हो। दूसरा, जब कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई, तब भी पीठासीन अधिकारी के द्वारा बच्चे बैठकों को रोक दिया जाता है। अगर आप
संसद टीवी देखते हैं तो आपको पता चलता होगा, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता चलता होगा, कई बार ऐसा होता है कि सदन में ठीक है माननीय सदस्य ऊधम मचा रहे हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है, इधर पक्ष इधर विपक्ष, जूते लात घूंसे कुर्सियां, ठीक है माइक फेंके जा रहे हैं, चप्पल फेंकी जा रही हैं, ऐसी भी स्थिति आ जाती है सदन में, कई बार आई है, ठीक है ध्यान रखना। तो ऐसी स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्थिति में भी जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वह सदन की बैठकों को रोक देते हैं। ठीक है, तीसरा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, अगर गणपूर्ति का अभाव है, अगर कोरम ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी सदन को स्थगित किया जा सकता है। गणपूर्ति का अभाव, गणपूर्ति का मतलब होता है बच्चे सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिनके उपस्थित होने से सदन की कार्यवाही संचालित होती है, उसको हम गणपूर्ति कहते हैं। सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिनके उपस्थित होने से सदन की कार्यवाही संचालित हो, उसको हम क्या कहेंगे बच्चे? उसको हम गणपूर्ति कहेंगे, उसको हम कोरम कहते हैं। सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिनके उपस्थित होने से सदन की कार्यवाही संचालित होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? कोरम कहते हैं, उसी को गणपूर्ति कहते हैं। अब मान के चलिए कितना होता है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है कि अगर आपको बैठक चलानी है किसी भी सदन में, तो उस सदन की कुल सदस्य संख्या की 1/10 सदस्य आपके पास होनी चाहिए। जैसे लोकसभा में 543 सदस्य हैं कुल, तो अगर लोकसभा की बैठक को चलाना है, संचालित करना है, तो मिनिमम आपके पास 55 सदस्य होने चाहिए, तभी लोकसभा की बैठक आगे बढ़ेंगी। तो अगर गणपूर्ति नहीं है तब भी स्थगित किया जा सकता है, ये ध्यान रखना, स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, अब स्थगन दो प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये ध्यान रखना, स्थगन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा स्थगन होता है? पहले प्रकार का स्थगन होता है बच्चे कि वहां पर बोला जाता है कि बैठक का संचालन, ठीक है, कितने दिनों बाद होगा, कितने समय बाद होगा, बोला जाता है कितने समय बाद होगा, मतलब निर्धारित कर दिया जाता है। जब सदन स्थगित हुआ तो स्थगित होने से पहले ही बच्चे पूर्व निर्धारित कर दिया, तो बैठक का संचालन कितने समय बाद होगा, ये ध्यान रखना है आपको मन में। क्लियर है? बैठक का संचालन कितने दिनों बाद होगा, इसको पूर्व निर्धारित, जैसे पीठासीन अधिकारी बैठे हुए हैं, सदन में हाउल्ला हो गया, ठीक है ना, गुफरान, गुफरान कह रहे हैं रहने दो, चुप रहो, पढ़ा रहा हूं चुपचाप पढ़ लो, गुफरान चुपचाप पढ़ लो, पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, ये रहने दो फहने दो, ठीक है, पढ़ा करो, ठीक है, अपने थोड़ा सा जो ना अपनी कुव्वत को बढ़ाओ, अपनी क्षमताओं का विस्तार करो। 1 घंटा हो गया, रहने दो, ठीक है, थोड़ा सा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लिया करो। इधर देखो, ठीक है सर, तो पूर्व निर्धारित होता है बैठक का संचालन कितने समय बाद होगा, ये पूर्व निर्धारित होता है। तो जब बैठक स्थगित की जाती है तब पीठासीन अधिकारी हो जाता है कि बोल जाता है कि भाई अगली बैठक का संचालन कितने समय बाद होगा। अगर पूर्व निर्धारित नहीं किया जाता, दो तरह का स्थगन है कि पूर्व निर्धारित नहीं है कि अगली बैठक का संचालन कब होगा, तो इसी को हम कहते हैं साइन डाई स्थगन। आपने सुना होगा इसी का, साइन डाई स्थगन। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? साइन डाई स्थगन के नाम से जानते हैं। अरे सेशन दोनों में होते हैं, लोकसभा राज्यसभा में। थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा करो, इतना भी नहीं जानते कि सत्र कहां पर होते हैं जी। सरबजीत पासवान जी हैं हमारे साथ, कह रहे हैं सर आप क्या पढ़ाते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सरबजीत बेटा ऐसा करो, ठीक है, तुरंत तसला उठाओ, ठीक है, प्लीज तुम्हें बुरा लग जाएगा लेकिन मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, तसला उठाओ बच्चे, फावड़ा उठाओ, ठीक है, और एक लेबर चौक होगा तुम्हारे कस्बे में या तुम्हारे गांव में, कहीं पर भी जहां पर भी ठीक है काम मिलता हो, अपना काम ढूंढो। अगर ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, मेरे शब्द कठोर है मुझे पता है, ठीक है, लेकिन आपको लगने चाहिए, चुभने चाहिए, मैं चाहता हूं ये चुभे हैं तुम्हें। और फिर उसके बाद जब तुम 2 स्टार लगा के आओ तो बोलो मुझसे सम्मान समारोह में कि सर मैं वही बच्चा हूं कि आपने बोला था कि बेटा तसला उठाओ और फाफड़ा उठाओ और जाओ मजदूरी पे, आज मैं 2 स्टार लगा के आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे ये शब्द बोलो, तुम्हें चुभे, ये तुम्हारे दिल पे लगे। बेटा जीरो आवर क्या होता है, क्वेश्चन आवर क्या होता है, आगे मैं बताऊंगा जब कार्रवाई बताऊंगा लोकसभा और राज्यसभा की तब।
हो जाएगा अनूप जी, अब जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के, हो जाएगा आपका दरोगा, बस पढ़ते रहिए, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव आप सब लोगों को, ढेर सारा प्यार, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, है ना बच्चे। अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, बहुत मन से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, ठीक है। पढ़ाई के बारे में देखो, किसी ने कहा है, किसी शायर ने, इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। मैं इसमें एक चीज जोड़ता हूं कि इसके बारे में नहीं, देखिए ये इश्क और मोहब्बत के बारे में नहीं, ये उस शायर को पढ़ाई के बारे में बोलना चाहिए था कि पढ़ाई नहीं आसान, बस ना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर कर जाना है। ये बात समझना, ये पढ़ाई के बारे में होना चाहिए। पढ़ाई इतनी आसान नहीं, अगर इतनी आसान होती तो हर कोई कर लेता बेटा, ठीक है। किताबों को पढ़ना, पूरे कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर देखना, ठीक है, 4-4 5-5 घंटे एक ही स्थान पे बैठे रहना, अपने दिमाग में उल फिजूल के विचारों को नहीं आने देना, इतना आसान नहीं होता, हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ठीक है। चलो थैंक यू।